वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू अवर चैनल ई पाठशाला। सो कल हम लोगों ने पढ़ लिया था नेतृत्व के बारे में। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो है ना, हम लोग मैनेजमेंट के पार्ट को केवल 3 वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। बिकॉज हम लोग PYQ तो ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हम लोग थोड़ा सा कंटेंट पे भी कर लेते हैं, ठीक है। टाइम मिल ही गया है इसलिए। ओके सो हम लोग फर्स्ट वीडियो तो हम लोग की नेतृत्व और समूह समुदाय पे बन चुकी है, ठीक है। अब हमारा आता है नेक्स्ट सामुदायिक संगठन एंड मोबिलाइजेशन, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। दिख रहा है भैया, ठीक है। तो सामुदायिक संगठन मोबिलाइजेशन दोनों समाज के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं हैं, लेकिन उनकी प्रकृति उद्देश्य थोड़े से भैया जी अलग है, ठीक है। केवल परिभाषा की बात करें तो सामुदायिक संगठन क्या होता है, एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। संगठन की बात करते हैं हम, दीर्घकालीन प्रक्रिया है ना, जिसमें समुदाय को व्यवस्थित किया जाता है। क्या करते हैं इसमें, समुदाय को व्यवस्थित करते हैं, समस्याओं का समाधान होता है और स्थायी सामाजिक परिवर्तन ला सके, ठीक है। मतलब सोशलाइजेशन की प्रोसेस में सामुदायिक संगठन का कार्य होता है, और सोशलाइजेशन भी धीरे धीरे वाली प्रोसेस है और निरंतर चलने वाली है, ठीक है। वहीं हम सामुदायिक मोबिलाइजेशन की बात करते हैं, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की, तो भैया इसमें क्या होता है, कोई समुदाय जो होता है वो किसी विशेष मुद्दे के प्रति जागरूक और सक्रिय होता है। इसमें तत्काल कार्यवाही आवश्यक होती है, ठीक है। जैसे कोई भी अभियान चला गया भैया एकदम से, है ना, जैसे गंगा बहुत गंदी हो गई तो उसको साफ करना है, गंगा माता यार, है ना। तो इस हिसाब से तो उद्देश्य देखो, इसको मैंने बताया होगा, उद्देश्य क्या है, समुदाय को आत्मनिर्भर बनाना, उनकी समस्याओं के स्थायी समाधान, ठीक ठीक। उद्देश्य को किसी विशेष मुद्दे जैसे टीकाकरण हो गया, मतदान हो गया, स्वच्छता हो गया, कि जागरूक और सक्रिय करना, ठीक है। तो समुदाय का चलायमान होना, उसका मोबिलाइजेशन किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे उसका मोबिलाइजेशन होता है। प्रक्रिया की बात करें तो इसमें संगठन का निर्माण होता है, नेतृत्व का विकास होता है, नीति निर्माण, मतलब किसी समाज में क्या क्या होते हैं भैया जी, वो सामूहिक निर्णय लेते हैं, ठीक है, तभी वो समुदाय कहलाता है। कोई एक निर्णय लेगा तो वो समुदाय थोड़ी होता है, ठीक है। और इसका मेन प्रक्रिया में इसमें हम क्या करते हैं, जागरूकता होती है, अभियान, रैलियाँ निकालते हैं, नुक्कड़, कोई भी सामुदायिक संगठन अगर रैलियाँ निकाल रहा है, नुक्कड़ नाटक कर रहा है, सामूहिक बैठकें कर रहा है, वो सभी जो प्रक्रियाएं जो होती है वो सभी भैया जी हमारे मोबिलाइजेशन के अंतर्गत आती है, ठीक है। भागीदारी की बात करें तो समाज, स्थानीय संस्थाएं, सरकार, स्वयंसेवी संगठन इसमें भागीदार होते हैं। उसमें जनता, गैर सरकारी संगठन, इसमें सरकार का काम नहीं है मोबिलाइजेशन में, ठीक है। उदाहरण तो मैं आपको खैर बता ही चुकी हूँ, ठीक है। एक जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है, SHG का फुल फॉर्म ध्यान रखना, सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को संगठित कर एक समूह बनाया गया, जिसमें वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके और अपने समुदाय के विकास में योगदान दे सके। अब पोलियो टीकाकरण एक टॉपिक को उठा के भैया हम चल दिए, है ना, फैलाया उसको भयंकर हमने, तो वो होता है मोबिलाइजेशन। अन्य उदाहरण, ठीक है भैया, बहुत हो गया, ठीक है। मुख्य अंतर पढ़ लिया है। अब देखो मैं आपको बताऊं, इस वीडियो पे हम ऊपर का तो थोड़ा हो सकता है आपको बोरिंग लगे भैया, नीचे का बहुत अच्छा वाला कंटेंट है, ठीक है। इसमें मैंने इवन वो वाली बुक्स जो प्रीवियस ईयर आ चुकी है, ठीक है, और जो आपके सिद्धांत वगैरह जो होते हैं, उसकी प्रक्रियाएं क्या होती है ना, ये सभी चीज़ें इसमें ऐड करी है। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, पर देख लो भैया, अगर 3 वीडियो में आपका पूरा मैनेजमेंट ख़त्म हो रहा है तो क्या लोगे आप तुम, है ना। तो सामुदायिक संगठन के प्रकार देख लेते हैं। प्राथमिक संगठन की बात करें तो प्राथमिक संगठन छोटा होता है ना, गांव की पंचायतें हो गई, महिला स्वयं सहायता समूह हो गए। द्वितीयक संगठन की हम बात करें तो समुदाय, इसमें बड़े समूह शामिल होते हैं, ठीक है, समुदाय के विकास के लिए मेरे लिए कार्य करते हैं। जब प्राथमिक संगठन की बात करते हैं तो व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को जानते हैं, और इसमें व्यक्तिगत रूप से तो नहीं जानते हैं, पर वो हाँ एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं, जैसे NGOs वगैरह हो गए हैं, है ना। अनौपचारिक संगठन, सो एज द नेम सजेस्ट, अनौपचारिक है भैया ये तो, इसमें कुछ अलग से सरकारी नहीं है, ठीक है। गैर आधिकारिक समूह होते हैं, समाज सेवा के लिए कार्य करते हैं, युवा मंडल हो गया, महिला मंडल हो गया, ठीक है। उसके बाद औपचारिक संगठन कौन से होते हैं, सरकार या किसी संस्था के रूप में कार्य करते हैं, नगर पालिका हो गई, पंचायती राज संस्थाएं हो गई है। पेशेवर संगठन, है ना, किसी विशेष व्यवसाय से जुड़ा हुआ, जैसे डॉक्टर एसोसिएशन हो गया, शिक्षक संघ हो गया, ये पेशेवर एसोसिएशन है। धार्मिक संगठन, नाम से समझ में आ रहा है, जैसे मंदिर समिति चर्च संगठन,
ठीक है। हित समूह संगठन जो होते हैं किसी के हित के लिए, जब हम किसी संगठन को बनाते हैं, मतलब किसी का शोषण हो रहा है, हमने एक संगठन बनाया उसके लिए, ठीक है। तो किसी विशेष वर्ग या हित के लोगों को हमने संगठित करके उनकी समस्याओं पर कार्य करते हैं, तो भैया जी वो होता है हित समूह संगठन। फॉर एग्जाम्पल किसान संघ, श्रमिक संघ, ठीक है। अब भैया ये हो गया। अब संगठन के चरण होते हैं, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आ चुका है आपसे। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? संगठन के गठन के चरण पूछ रहा है, सोपान बोल सकते हैं, चरण बोल सकते हैं, सीढ़ियाँ जो भी है, या फिर संगठन की प्रक्रिया के चरण पूछ रहा है। दोनों बहुत अंतर है ना। गठन करना अलग होता है, उसका अभी फॉर्मेशन ही हो रहा है, और इसके काम करने का तरीका है, वो कार्य कैसे करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन दोनों के क्वेश्चन आ चुके हैं, ध्यान रखिए। अगर गठन हो रहा है, गठन, तो पहला ऑप्शन आता है इसका आवश्यकता की पहचान, है ना। संगठन का गठन कर रहे तो हमको क्यों है, उसको गठन करने की जरूरत क्यों है, तो हम सब सबसे पहले क्या करते हैं, आवश्यकता की पहचान करते हैं ना। तो संगठन बनाने से पहले हमको समझना आवश्यक होता है इसकी ज़रूरत क्यों है, इसकी क्या उद्देश्य है ना। उसके बाद हम उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, है ना, कि हमारे क्या क्या उद्देश्य हैं। हमने पहले आवश्यकता कर ली, इसमें से हम क्या क्या कर सकते हैं, पॉसिबल चीज़ें ही कर सकते हैं, है ना। उसके बाद हम नेतृत्व का चयन करते हैं कि कौन हमारा नेता होगा, है ना, कौन मतलब ये चीज़ें संभालेगा, नेतृत्व का चयन होता है ना। उसके बाद संरचना का निर्माण होता है ना, कि मतलब अलग अलग पद, मतलब हमारा नेता कौन होगा, फिर हमारे नेता के डिसाइड करने के तो हम अलग अलग पद कि तुम ये संभालना, तुम ये संभालना, है ना। कोई भी अपन भी कोई चीज़ खेलते हैं, अपन ऐसा करते हैं ना। प्रोजेक्ट ही तुम लोगों ने बनाया होगा, कुछ भी किया होगा, तो संरचना का निर्माण करा हमने। नियम नीति का निर्धारण कि भैया देख लो यार, इस हिसाब से रहना है, तेरे को इसका कहना मानना पड़ेगा, या तेरे को ऐसा करना पड़ेगा। सभी की अपनी नियम नीति और प्रक्रियाएं होती हैं। उसके बाद हम संसाधन का प्रबंधन करते हैं, है ना। आवश्यक धन, भैया इतने पैसे लगेगा देख लो, है ना। तो फिर संसाधनों का प्रबंधन वगैरह करते हैं अपन। उसके बाद पंजीकरण और कानूनी मान्यता, ये संगठन में होता है, ठीक है। तो कोई भी संगठन बनता है ऐसे नहीं बना लेते हैं। तो अगर आप लोकतांत्रिक देश में रह रहे हो तो आपको पंजीकरण और कानूनी मान्यता लेना आवश्यक है ना। यदि आवश्यक हो तो आपको पंजीकरण करवाना होता है। उसके बाद प्रारंभिक क्रियान्वयन चलता है, मतलब आपकी उनकी मतलब शुरुआत होती है फिर उनकी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना गठन हो गया है। पर भैया जहाँ हम प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, प्रक्रिया की बात करते हैं, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, उसके चरण अलग होते हैं, उसके सोपान अलग होते हैं। फर्स्ट हम डिसाइड करते हैं भैया लक्ष्य क्या है हमारा, है ना। गठन कर लिया हमने, अब पहला हम करेंगे, अब बताओ क्या करना है भैया काम, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लक्ष्य का निर्धारण, कि भैया ये हमको करना है। दीर्घकालीन और अल्पकालीन योजनाओं का हम निर्धारण करते हैं कि भैया देखो, जैसे देखो ये आप लोग क्यों पढ़ोगे, क्योंकि जो हमारी सामुदायिक विकास परियोजना है ना, तो सामुदायिक विकास परियोजना भी दीर्घकालीन परियोजना है, ठीक है। पर उसमें जैसे नहीं बोलते हैं कि फर्स्ट जो था, मतलब 3 साल की, 3 साल में बांटी हुई थी उसकी जो उनने उद्देश्य बनाए, पर जो पहला था उसकी अवधि 18 माह रखी थी। इस टाइप का क्वेश्चन आया था कुछ, है ना। तो पहला वाले की अवधि 18 माह थी। इसमें उन लोगों ने छोटे छोटे टारगेट डिसाइड करके रखे थे कि तुम पहले इतना तो करो, उसके बाद तो ये होगा, है ना। तो दीर्घकालीन और अल्पकालीन योजनाओं का निर्धारण किया जाता है। फिर हम कार्य का विभाजन करते हैं, है ना, छोटे छोटे भागों में, कि भैया ये कार्य है ना। फिर प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारी दी जाती है। उसके बाद हम समन्वय स्थापित करते हैं, है ना। विभिन्न विभागों सदस्यों के बीच समन्वय, कि तू इसको बताना, तू इसको रिपोर्ट करना, तुम इसकी हेल्प करना, अगर ये नहीं होता तुम ऐसा कर लेना, ठीक है। फिर नेतृत्व और निर्णय लेना, ठीक है, ताकि संगठन प्रभावी रूप से कार्य कर सके। संचार प्रक्रिया कैसी क्या होगी, ये भी इसके अंतर्गत आती है, ठीक है। प्रोत्साहन और प्रेरणा, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन। वैसे देखा जाए ना तो आपको इसमें क्वेश्चन में लगभग पहला ही पूछेगा वो, है ना। पहला पूछेगा कि पहला क्या आएगा, तो ये ध्यान रखना कि इसमें हमारा पहला क्या है, लक्ष्य का निर्धारण। किसमें, प्रक्रिया में। अगर गठन की बात करें तो गठन में पहला क्या है, आवश्यकता की पहचान करना, ध्यान रहेगा। और लास्ट में हमेशा क्या आता है, सुधार मूल्यांकन आता है, ये ध्यान रखना, है ना। पर्यवेक्षण मूल्यांकन, मतलब आपने देख लिया कि आपने कहाँ कहाँ आपने गलती करी थी, उसका मूल्यांकन कर दिया, फिर आप उसका सुधार और अनुकूलन करते हैं, कि जहाँ पे परिवर्तन जरूरी है तो आप उसको परिवर्तन उसके हिसाब से अनुकूलन करेंगे और सुधार करेंगे। तो फर्स्ट और लास्ट अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये थोड़ा सा अंतर दे दिया भैया हिंदोस को, ठीक है। उसके बाद चरण, हाँ, तो जो संगठन के गठन के चरण होते हैं वो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग दिए, उसको हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। अपन ने अभी देख तो लिया है ना। तो लूथर गुलिक ने दिया है पोस्ट कॉर्प का ध्यान रखना है भैया, किसने दिया है, लूथर गुलिक ने। किसने दिया है, लूथर गुलिक ने, ध्यान रहेगा।
ठीक है। पोस्ट को आपका देखिए, पी से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, एस से स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। अब इससे भी आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं। ये अपन ने क्या करी है बेटा, क्या करी अपन ने, ये गठन के चरण है। ये किसके हैं, गठन के चरण है। ध्यान रखना, इन्होंने जो बताया वो पोस्ट कॉर्प से स्टार्ट किया है, पोस्ट कॉर्प से योजना बनाना। ठीक है, ठीक है। देखिए संगठन बनाना, दूसरे में इसने आवश्यकता की पहचान को इसने योजना बनाना बोला है। ठीक है, उसके संगठन बनाना, ऑर्गेनाइजेशन करने की बात करिए। फिर स्टाफिंग हो गया, निर्देशन हो गया, है ना, तो ये आ जाएगा। हेनरी फ्योल की हम बात करें, हेनरी फ्योल जो होता है उसको मैनेजमेंट का पितामह बोलते हैं, है ना, ध्यान रखिए। के अनुसार संगठन के 5 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 5 चरण। और ये भैया ने कितने चरण बताए, 7 चरण। हालांकि इनका तो पोस्ट कॉर्प ही रट लो लूथर गुलिक का। मैं आपको याद करवा दूंगी, ये अगर वीडियो एंड तक देखोगे ना आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, क्योंकि मैंने पता है पूरी वीडियो में एक एक चीज़ को इतनी बार रिपीट किया है कि आपको वो याद हो ही जाएगा। हमने इसका लास्ट में वो भी किया है कि इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है ना। अब किसका क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा। हेनरी फ्योल के में बात करते तो हेनरी फ्योल ने संगठन के 5 चरण बताए हैं। योजना बनाना, ऑर्गेनाइजेशन करना, ठीक है, कमांड देना, समन्वय करना और नियंत्रण करना। आप चाहे तो इसको लिख लो POCCC, है ना, POCCC, वो भी CO है सब में ही। ठीक है, और लास्ट में कंट्रोल आएगा, कोऑर्डिनेटर, बीच में कमांड आएगा। ठीक है, हेनरी फ्योल। संगठन प्रक्रिया के विभिन्न वैज्ञानिकों अनुसार, चेस्टर बर्नार्ड। अब प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं। प्रक्रिया में आपको ध्यान रखना है चेस्टर बर्नार्ड चेस्ट कैसा काम करता है, ब्लड का सर्कुलेशन यूँ करता है, यूँ होता है, फिर यूँ होता है, फिर ब्लड का सर्कुलेशन होता है। चेस्टर बर्नार्ड ने क्या बताइए, प्रक्रिया बताइए। क्या बताइए, प्रक्रिया। ठीक है भैया, तो चेस्टर बर्नार्ड ने प्रक्रिया के बताए हैं। एक मिनट ना, ओके, थोड़ा सा वीडियो पॉज हो गया था। अब संगठन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने चेस्टर बर्नार्ड की बात कर रहे थे। तो चेस्टर बर्नार्ड ने संगठन की प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा है। ठीक है, इनका 3 भाग क्या थे, CDW। ठीक है, तो कम्युनिकेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड विलिंगनेस टू कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कंट्रीब्यूट, तो संचार होना चाहिए सबसे पहले। संगठन के बीच क्या होना चाहिए, प्रभावी संचार होना चाहिए। उद्देश्य का निर्धारण होना चाहिए, आपका संगठन किस उद्देश्य को लेकर बना है वो होना चाहिए। देन योगदान, कर्मचारियों को संगठन में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जो ये बताया था चेस्टर बर्नार्ड ने। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा भी आप लोगों को बोरियत टाइप का लगे, बट आप लोग देखते चलो, आगे बहुत कुछ चीज़ें होने वाली है। ठीक है, ये आपका बेस क्लियर कर रही हो ताकि आप आगे की चीज़ें आप इसको कोरिलेट कर सको। ठीक है, मैक्स वेबर की बात करें, मैक्स वेबर ने संगठन की प्रक्रिया बताई है। ठीक है, अगर मैक्स वेबर की बात करें हम लोग तो इन्होंने क्या बताया है, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल दिया है। किसने दिया है, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल। ध्यान रखना, अगर अधिकारी तंत्री की बात आती है, ब्यूरोक्रेटिक की बात आती है, प्रशासनिक कुछ ऐसी बात आती है, तो अपन को आंख बंद करके टिक करना है मैक्स वेबर को। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल किसने दिया है, मैक्स वेबर ने। किसने दिया है, मैक्स वेबर ने। ठीक, तो वेबर ने नौकरशाही संगठन का मॉडल प्रस्तुत किया है। उन्होंने निम्नलिखित चरण बताया है कि नौकरशाही संगठन में क्या होना चाहिए, तो स्पष्ट पदानुक्रम होना चाहिए, नियम नीतियाँ होना चाहिए, विशेषीकरण होना चाहिए, औपचारिक चयन होना चाहिए और निष्पक्षता होना चाहिए। ठीक है, तो ये किसने बताया है, मैक्स वेबर ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोगों का आता है पीटर ड्रकर। पीटर ड्रकर, इसमें देखो मान लीजिए क्वेश्चन आते हैं ना, अगर क्वेश्चन आता है तो आपका मॉडल का ही नाम आता है। ठीक है, कि जैसे पीटर ड्रकर ने संगठन के लिए प्रबंधन मॉडल दिया है। ठीक है, लक्ष्य प्रबंधन मॉडल। अगर लक्ष्य की बात आता है तो हमको बिना डर कर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करना चाहिए। इसको मैंने ऐसे याद किया था, आप चाहे तो आप भी कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो बिना डर कर लक्ष्य प्रबंधन जो है वो पीटर ड्रकर ने किया था। ठीक है, तो ठीक है, तो पीटर ड्रकर के अनुसार संगठन की प्रक्रिया जो होती है वो MBO जो होते हैं, मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव दिया है इन्होंने। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं आप, उद्देश्यों की स्थापना करना, कर्मचारियों को जिम्मेदारी देना, फिर उसके बाद कार्यान्वयन करना, प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और सुधार करना। तो ये इन्होंने बताया था। ठीक है, क्या क्या बोला है, सबसे पहले उद्देश्य कर लो, फिर जिम्मेदारी दे दो सबको जिसको जो जो करना है, इम्प्लीमेंटेशन होगा। ठीक है, उसके प्रदर्शन का मूल्यांकन होगा, उसके बाद आपके सुधारात्मक कदम होंगे। इसमें क्वेश्चन पहले भी बोल चुके कौन सा आएगा कि लक्ष्य प्रबंधन किसने दिया है, तो पीटर ड्रकर ने दिया है।
ठीक है। निष्कर्ष की बात करें तो पोस्टकॉब, ये जो है मेनली आपको बता दूं, पोस्टकॉब मॉडल बाय चांस अगर क्वेश्चन आता है कि इसमें से इसका फुल फॉर्म क्या है तो अपने को बनना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत बता दिया है, बाकी हम लोग देख लेते हैं अब इसका निष्कर्ष जो कि हम लोगों को रटने हैं। संगठन के गठन के चरणों को पोस्टकॉब मॉडल गुलिक ने दिया है, फ्योल के सिद्धांत और नौकरशाही मॉडल वेबर ने दिया है, ठीक है। और फ्योल को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। संगठन की प्रक्रिया को इस पर, ठीक है। उसके बाद है महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। तो प्रबंधन के पिता कौन है, हेनरी फ्योल, वो फेल हो गए थे प्रबंधन में, हेनरी फ्योल, ठीक है। आधुनिक संगठन के प्रबंधन का कौन है, चेस्टर बर्नार्ड, क्योंकि ये क्या है, सर्कुलेट हो रहा है, चेस्टर बर्नार्ड, ठीक है। नौकरशाही की बात आती तो मैक्स वेबर की बात आती। वैज्ञानिक प्रबंधन की बात आएगी, वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत, ध्यान रखना सब अलग अलग है। प्रबंधन के सिद्धांत आते हैं तो हेनरी फ्योल है, और वैज्ञानिक जो बिल्कुल एक एक सिलाई देखता है तो वो आ जाएगा फ्रेडरिक ट्रेलर, वैज्ञानिक प्रबंधन, ठीक है। पोस्टकॉब मॉडल के प्रतिपादक गुलिक आ जाएंगे, और उर्विक का नाम भी आता है, गुलिक उर्विक का। एमबीओ है ना, एमबीओ के जनक कौन है, मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के जनक कौन है, पीटर ड्रकर, लक्ष्य सिद्धांत दिया था एमबीओ, ठीक है। उसके बाद संगठन संतुलन सिद्धांत, थियोरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इक्विलिब्रियम, चेस्टर बर्नार्ड, इक्विलिब्रियम बना के रखते हैं, ब्लड सर्कुलेशन मैंने बोला था, याद रखना ऐसे, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम ध्यान रखना, चेस्टर बर्नार्ड, चेस्ट समझ में आता है ना, ठीक है। तो थियोरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इक्विलिब्रियम, मानव संबंध सिद्धांत, ये इसके पहले मैं आप लोग करवा चुकी हूँ, म से मानव म से मेयो, ठीक है, म से मानव और म से मेयो, तो एल्टन मेयो है। संगठनात्मक संस्कृति सिद्धांत किसने दिया है, एडगर शाइन ने। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है प्रीवियस ईयर में, इसलिए मैंने ये बाकियों को भी उठा लिया है। ये जो है ना संगठनात्मक संस्कृति किसने दिया है, तो किसने दिया, एडगर शाइन ने दिया है, एडगर शाइन ने, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। संगठनात्मक व्यवहारात्मक के जनक कौन है, कर्ट लेविन, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। और विन का तो मैंने आपको इसकी पहले वाली वीडियो में हर उसमें उन्होंने किसकी बात करी, व से विन और व से व्यवहार की बात करी है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कुछ फैक्चुअल हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट थोड़ा बहुत देख लेते हैं किसकी थोड़ी बहुत बुक्स, ठीक है। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट किसने लिखी, हेनरी फ्योल ने, ठीक है। द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, चेस्टर बर्नार्ड, यही फंक्शन चल रहा है टेस्ट में, है ना। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, अब साइंटिफिक है तो फिर टेलर, ठीक है, टाइलर टाइप का टेलर। द ह्यूमन प्रॉब्लम एंड इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, मेयो, ह्यूमन की बात करता है, मानव की बात करता है, मेयो, ठीक है। द थियोरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक, अगर अपन को नहीं भी समझ में आता है कि ये बुक किसकी है तो उनकी बुक में ही उनके सिद्धांत कहीं ना कहीं छिपे होते हैं, तो उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करना। द थियोरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन किसने दिया है, मैक्स वेबर ने, ठीक है। हालांकि मैक्स वेबर का आपको मैंने ज़्यादातर बोला अगर आप करो तो उसमें ब्यूरोक्रेटिक का ध्यान रखना, इसमें इनकी बुक में नहीं है इसमें, ठीक है। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, तो हमको बिना डर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, तो द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, पीटर ड्रकर। शाइन का तो अभी हमने पढ़ना, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर नाम आता है तो शाइन आ जाएगा। आप अगर कल्चर में रहते हो अपने तो आप अलग ही शाइन करते हो, ठीक है। मैनेजमेंट एंड मॉरल, तो ये किसका है, मेयो, मेयो, ठीक है। उसके मोटिवेशनल एंड पर्सनालिटी, ये मैस्लो, तो अपन ने मैस्लो का पढ़ ही चुके हैं, मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत है, मोटिवेशनल में उन्होंने दिया था, है ना, इसकी पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, है ना, 5 प्रकार की आवश्यकता बताई थी, तो मेरे से ले लो आवश्यकता है तो मोटिवेशनल पर्सनालिटी किसकी है, मैस्लो की। द थियोरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी वो आ गया, मैंने आपको बताया था, वेबर मेनली बात करते हैं वो ब्यूरोक्रेसी के, ठीक है, समझ में आ गया भैया। अब कुछ और फैक्टर ढूंढ लो, इसमें मैं बता रही हूँ ना आपको, नोट्स से पढ़ा रही हूँ, है ना, रटने जैसे ही हैं, जिसका पढ़ा होगा उसको समझ में, मतलब जिसका पढ़ा हुआ होगा उसको तो पूरा समझ में आ रहा होगा, और जिसका नहीं पढ़ा है आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, क्योंकि कुछ मैक्सिमम इसमें महिलाएं ऐसी हैं कि वो घरेलू काम काज में व्यस्त रहती हैं, बच्चे भी हैं, तो इतना समय नहीं मिल पाता है, तो आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, ठीक है। ये नोट्स सफिशिएंट होंगे, जिन्होंने पढ़ा है वो भी इस नोट से पढ़ेंगे ना, तो उनके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें डिस्क्राइब करी हुई है, ठीक है, डिस्क्राइब नहीं सॉरी फैक्चुअल बताई गई है। पोस्टकॉप का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेट, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। फ्योल के 14 प्रबंधन सिद्धांत, तो फेल हो गया था, 14 प्रबंधन सिद्धांत दिए हैं, ध्यान रखना। फादर ऑफ मैनेजमेंट, मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत ध्यान रखना, ठीक है, और कठोर नियमों की बात करते हैं। एमबीओ किसने दिया है,
एमबीओ किसने दिया है, ये मुझे कमेंट पे बताना। अरे हाँ यार, आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो। आपको कोई चीज़ें वगैरह नहीं समझ में आ रही है, कुछ अच्छा लग रहा है तो बताना तो चाहिए भैया। मतलब आप कमेंट करोगे तो मुझे समझ में आएगा कि कम से कम। अब यहाँ पे तो मैं बड़बड़ बोल रही हूँ, आपकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है क्योंकि लाइव क्लास भैया अपन ले नहीं रहे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इंटरेक्ट करोगे तो मुझे ठीक लगेगा कि हाँ आप भी सुन रहे हो। ठीक है, तो एमबीओ मुझे कमेंट में बताना किसने दिया था। ठीक है, एल्टन मेयो का हॉथॉर्न प्रयोग, बहुत ध्यान रखना, एल्टन मेयो ने हॉथॉर्न प्रयोग किया था। यहीं पे उन्होंने हॉथॉर्न प्रयोग में ही मतलब क्या किया था, मानव संबंधों को देखा था, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो एल्टन मेयो, मेयो से मानव याद रखना। ठीक है, संगठनात्मक व्यवहार के 3 प्रमुख दृष्टिकोण, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल और मॉडर्न, ये चाहो तो आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये वापस मैंने इसमें बता दिया है, समुदाय और सामुदायिक संगठन की सामाजिक अवधारणाएं विभिन्न वैज्ञानिकों अनुसार। ठीक है, घूम फिर के हम लोग अपने टॉपिक पे आ रहे हैं और मैं बता रही हूँ आपको वीडियो के एंड तक बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, कॉपी में नोट कर रहे हो वो तो ठीक है, बट सुन भी रहे हो ना भैया, तो वो ज़्यादा नोट करने जैसा नहीं है। वीडियो भले ही लंबा है पर नोट उतना ही करना है ना। जैसे मैक्स वेबर का बता दिया भैया, नौकरशाही वाला सिद्धांत है ना, पदानुक्रम नियम कानून की बात करते हैं। कार्ल मार्क्स का तो आप लोगों को पता ही है, वर्ग संघर्ष सिद्धांत दिया था। 3 वर्ग होते हैं भैया, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग और एक मजदूर वर्ग। नहीं, 2 ही वर्ग इधर। ठीक है, पूंजीपति वर्ग और क्या नाम है इनका, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग, और दोनों के मध्य क्या होता है, संघर्ष होता है, तो फिर मध्यम वर्ग आ जाता है। ठीक है, तो ये मेनली आर्थिक असमानता और वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। एलन दुर्खेम ने सामाजिक एकजुटता की बात करी है, सोशलिटी की बात करती है दुर्खेम। ठीक है, समुदाय यांत्रिक और जैविक एकजुटता पर संगठित होते हैं। एलिन दुर्खेम का PYQ में 2 बार का क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको लिख लीजिए। नहीं लिख रहे हो तो लिख लो भैया इसको। एमिल दुर्खेम सोशल मतलब सामाजिक एकजुटता का सिद्धांत उन्होंने दिया है। ठीक है, फर्डिनेंड टोनिन्स ने समुदाय, ये भी आ चुका है। ठीक है, इसका आया था कि समुदाय जो होता है वो समाज, तो समुदाय को उन्होंने क्या बोला था, इसने फर्डिनेंड टोनिन्स ने समुदाय को क्या बोला था भैया, ये बोला था, पता नहीं क्या लिखा है, गेमिन्स्काफ्ट, और समाज को बोलता है गैसेलचाफ्ट। ठीक है, तो वो उसके हिसाब से, उसके टंग के हिसाब से उसने नाम रख दिए हैं। तो ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, ये वाला आया था कि समुदाय को क्या बोला था, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था, तो ये बोला था गेमिन्स्काफ्ट। समुदाय भावनात्मक और पारंपरिक रिश्तों पर आधारित होता है, जबकि समाज आधुनिक तर्कसंगत संबंधों पर आधारित होता है ना। समुदाय, आपका समुदाय जो है, आप जिस समुदाय के हो वो भावनात्मक और पारंपरिक रिश्तों पर आधारित है। पर जहाँ हम समाज की बात करते तो समाज क्या है बेटा, तर्कसंगत संबंधों पर आधारित होता है। किसने बताया था, फर्डिनेंड टोनिस ने। किसने बताया था, फर्डिनेंड टोनिस ने। ठीक है, तो उसने अपनी टोन में बोल दिया है, ध्यान रखना, अपनी टोन में बोल दिया है समुदाय को गेमिन्स्काफ्ट और समाज को जानिस, जो भी उसने बोला। ठीक है, रॉबर्ट पुटनेम का नाम आता है सामाजिक पूंजी पे। ठीक है, तो आपके पास पूंजी है, सामाजिक पूंजी, तो आपका नाम पुट किया जाएगा, तो पुटनेम। ठीक है, समुदाय के संगठन को मजबूत करने के लिए आपसी विश्वास, नेटवर्क और सहयोग की आवश्यकता होती है। किसने बोला था ये, रॉबर्ट पुटनेम ने बोला था। किसने बोला था, रॉबर्ट पुटनेम ने बोला था, ध्यान रखोगे। ठीक है, समुदाय के संगठन को मजबूत करने के लिए आपसी विश्वास और नेटवर्क सहयोग आवश्यक है। एल्टन मेयो ने तो मानव संबंध सिद्धांत, हॉथॉर्न प्रयोग, ध्यान रखना। ठीक है, सामाजिक कार्यों को समूह संबंध कार्यक्षमता को प्रभावित करते हैं, छोड़ दो इसको, मानव संबंध एल्टन मेयो का और एक हॉथॉर्न प्रयोग, ये 2 चीज़ ध्यान रखिएगा। चेस्टर बर्नार्ड का भी हमने पढ़ लिया, संगठनात्मक संतुलन इन्होंने दिया था, इक्विलिब्रियम, ध्यान आया। ठीक है, इक्विलिब्रियम दिया था किसने, चेस्टर बर्नार्ड ने। ठीक है, और संगठन की सफलता कर्मचारी और समुदाय के बीच संतुलन पर, कि तुम इसको संतुलन दो, तुम अच्छा कार्य करो, मतलब तुम मेहनत करो, ये तुमको पुरस्कार देगा। तो इस टाइप से जो होता है इक्विलिब्रियम स्थापित किया जाता है, दोनों एक दूसरे के प्रति विश्वास। डरकर, पीटर ड्रकर का है एमबीओ, अगर आप कमेंट करना चाहो तब भी कर सकते हो। ठीक है, लक्ष्य प्रबंधन है
ठीक है। मैनेजमेंट जो ऑब्जेक्टिव का है, तो अब हमको बिना डर कर लक्ष्य प्रबंधन करना चाहिए, है ना, लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। तो लक्ष्य उन्मुख दृष्टिकोण से संचालित करना चाहिए। मैस्लो, मेरे से ले लो भैया जी, आवश्यकता हो तो आवश्यकता का पदानुक्रम बताया है, ठीक है। तो समुदाय में संगठन तब सफल होता है जब वह व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, ठीक है। खाने पीने को नहीं है और तुम बोल रहे हो कि वहाँ पे रैली में चलो, अच्छा लगता है क्या? नहीं जाएगा ना कोई। पहले बोला भैया खा तो लूँ, मतलब खाना ज़रूरी ना, भूखा व्यक्ति रैली में थोड़ी दौड़ेगा, है ना। तो अब्राहम मैस्लो का ये बोलना है कि आवश्यकताओं का पदानुक्रम होता है, उसी के अनुसार व्यक्ति किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करता है। पार्सन्स की बात करें तो पार्सन्स भैया जी बात करते हैं सामाजिक प्रणाली की। समुदाय एक जटिल सामाजिक प्रणाली है जिसमें प्रत्येक संगठन का एक विशेष कार्य होता है। ये बोला गया था PYQ में, और आपसे पूछा था किसने बोला है, तो आपने उत्तर लिखा था पार्सन्स ने, ध्यान रखिएगा। तो इसमें ये जो इन्होंने डेफिनेशन बोली थी उसको भी इसमें मैंने ऐड कर दिया है ताकि आपका यहाँ पे भी हो जाए। तो समुदाय एक जटिल सामाजिक प्रणाली है जिसमें प्रत्येक संगठन का एक विशेष कार्य होता है। पार्सन्स ने, ठीक है, जटिल प्रणाली है, सभी पार्सन्स अलग अलग टाइप के होते हैं, इसे कर लेना। ब्लॉन स्कॉट, इसका नाम भी आपने PYQ में पढ़ा होगा, है ना। तो समाज में अनौपचारिक समूह संगठनों की कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं। समाज जो है में अनौपचारिक समूह संगठनों की कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं। इन्होंने जो अनौपचारिक संगठन है उसका बताया था ब्लोर स्कॉट ने। ब्लोर स्कॉट ने क्या बताया था? अनौपचारिक संगठन। शाइन का तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, है ना, संगठनात्मक संस्कृति शाइन, ठीक है। समुदाय और संगठन की संस्कृति उसके मूल्यों, मान्यताओं और परंपराओं पर आधारित होती है। लेविन कर्ट तो व्यवहार की बात करता है, इसके साथ साथ समूह गतिशीलता, इसके पहले मैं आपको बताया था, ठीक है। पहले वाली वीडियो नहीं देखी हो तो देख लेना उसको पहले, है ना, क्योंकि कोई भी सिलेबस देता है ना तो वो थोड़ा सा उसी फॉर्मेट में देता है, ठीक है, तो थोड़ा उसको देख लीजिएगा। तो कर्ट लेविन ने बताया था समूह गतिशीलता समूह की संरचना और संगठन में परिवर्तन की गतिशीलता पर निर्भर करती है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मेन वर्ड आपको ध्यान रखना है। समाजशास्त्र सामाजिक कार्यवाही का विशुद्ध विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक कार्यवाही का विशुद्ध विज्ञान है, किसने बोला था? मैक्स वेबर ने। PYQ का क्वेश्चन है, ठीक है। समूह शब्द दिया है कूली ने, ठीक है, कूली ने दिया है, एक साथ फटफट सामान उठा लेते हैं कूली समूह में, तो समूह शब्द किसने दिया है? कूली ने। ये भी क्वेश्चन है PYQ का। प्रिमिटिव कल्चर, ये भी क्वेश्चन है PYQ का। प्रिमिटिव कल्चर बुक लिखी किसने? टेलर ने। और टेलर कौन है भैया जी? टेलर कौन है? साइंटिफिक मैनेजमेंट का पिता है टेलर। लीडरशिप इन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन लिखी है ब्रायन ओ'कॉनर ने। ये भी क्वेश्चन है PYQ का। मैंने से PYQ के पूरे क्वेश्चन लिख दिए हैं ना, ध्यान रखिएगा। तो फिर से पढ़ लो भैया। समाजशास्त्र सामाजिक कार्यवाही का विशुद्ध विज्ञान है, मैक्स वेबर। समूह शब्द दिया है कूली ने। प्रिमिटिव बुक लिखी है टायलर ने, टेलर जो भी पढ़ना। लीडरशिप इन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन बुक लिखी है ब्रायन ओ'कॉनर ने, इसको कॉपी में नोट कर लेना। मैनेजमेंट ग्रिड लिखा है ब्लैक एंड माउंटेन ने। मैनेजमेंट ग्रिड किसने लिखा है? ब्लैक एंड माउंटेन ने, ठीक है। कोन ऑफ एक्सपीरियंस किसने दिया है? एडगर डेल ने। किसने दिया? एडगर डेल ने। कॉन ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। द फादर ऑफ एक्सटेंशन लीगेंड्स है भाई, फादर ऑफ एक्सटेंशन। वृहद समाजशास्त्री किसको बोला है? दुर्खिम को। बहुत बड़ा समाजशास्त्री बन गया है तो उसको दुख मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये पूरा लिख लेना ना, दोबारा बोल रही हूँ मैं। उसके बाद हम देखो वापस से उन सिद्धांतों को पढ़ेंगे ताकि आपको और याद हो जाए, ठीक है। सामुदायिक संगठन के सिद्धांत है अभी, किसके? सामुदायिक संगठन के, ठीक है। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत मैक्स वेबर ने दिया। अगर आपको ये पता होता कि इन्होंने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया है तो आप इसका उत्तर लगाते यही, समाजशास्त्र को सामाजिक कार्यवाही का विज्ञान माना, लगाते या नहीं? सामाजिक कार्यवाही और सामाजिक क्रिया सिद्धांत, है ना। तो सिद्धांत पता होगा तो उसका कथन भी पता होगा, और इसमें को आपका कथन ही पूछता है वो क्वेश्चन में, है ना, आपसे परिभाषा नहीं पूछता है कि ये किसने बोला, तो भैया उसके सिद्धांत नहीं ये बोला है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैक्स वेबर का हमारा क्या आ जाएगा? सामाजिक क्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? मैक्स वेबर ने। समाजशास्त्र को सामाजिक कार्यवाही का विज्ञान बताया है, ठीक है भैया जी। सोशियोलॉजी का अगस्ट काम्टे याद रखना, है ना। उसके प्राथमिक समूह सिद्धांत, प्राइमरी ग्रुप थ्योरी जो दी है कुली ने, ये क्वेश्चन भी PYQ में आ चुका है, ठीक है। प्राथमिक समूह सिद्धांत किसने दिया है? तो कुली ने दिया है। समूह शब्द दिया और प्राथमिक समूह की अवधारणा प्रस्तुत करी, तो कुली ने ही समूह सिद्धांत दिया है,
समूह शब्द दिया है, अभी अपन ने पढ़ा था कूली ऊपर को, दुर्खेम का, है ना। दुर्खेम ने संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत दिया है, बहुत बड़ा समाजशास्त्री है भैया जी। संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया है? दुर्खेम ने। उसने बहुत बड़ा समाजशास्त्री, उसने भयंकर ही स्ट्रक्चरल भी काम किया ना, फंक्शनल भी काम किया, इसलिए वो दुख में ही है। समाज के विभिन्न भावों को एक कार्यात्मक इकाई के रूप में देखा है किसने? दुर्खेम ने। ठीक है। संघर्ष सिद्धांत तो कार्ल मार्क्स ने दिया है। वर्ग संघर्ष और समानता, आर्थिक जो भी आता है विनय आएगा। ठीक है। सामाजिक विनिमय का सिद्धांत किसने दिया है? होम्स ने। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है। क्या क्वेश्चन आया था? सामाजिक संबंधों को पारस्परिक विनिमय की प्रक्रिया माना किसने? होम्स ने। क्योंकि हमारे मेनली पारस्परिक पर विनिमय कहाँ पे होते हैं? हमारे घरों में होते हैं। तो सोशल एक्सचेंज थ्योरी, ठीक है, सोशल एक्सचेंज थ्योरी किसने दी है? होम्स ने, घर में, होम्स। ठीक है। रोल थ्योरी दी है किसने? राल्फ लिंटन। ठीक है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका होती है, रोल। ये क्वेश्चन भी आया था, ये क्वेश्चन PYQ का है ये। ठीक है। तो रोल थ्योरी किसने दी है? रोल थ्योरी बोलता है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका होती है जो सामुदायिक संगठन में महत्वपूर्ण होती है। प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, किसने बोला था? राल्फ लिंटन ने। ठीक है। मानव संबंध सिद्धांत, मानव संबंध आ गया मतलब मेयो आ गया, मानव आ गया मतलब मेयो आ गया। कार्यस्थल पर संगठन में पारस्परिक संबंधों को महत्व दिया है कि मानव का मानव से संबंध अच्छा होना चाहिए भैया जी। समुदाय शक्ति सिद्धांत, फ्लॉयड हंटर से तुम्हारी शक्ति होगी। ठीक है। हंटर, हिटलर, ऐसे समुदाय शक्ति सिद्धांत। इन्होंने क्या बोला है? समुदाय में शक्ति संतुलन और नेतृत्व की भूमिका को समझाया। तो शक्ति और हंटर ध्यान रखिएगा, शक्ति सिद्धांत भी है। विकासात्मक सिद्धांत पियाजे ने दिया है, जीन पियाजे। अरे ये इसमें आ गए भैया जी। तो जीन पियाजे विकासात्मक बहुत आप पढ़ चुके हो शिशु केस में तो। ठीक है। डेवलपमेंट थ्योरी दी है किसने? पियाजे ने। ठीक है। उसके बाद सोशल फैब्रिक थ्योरी रॉबर्ट पार्क ने। ठीक है। तो फैब्रिक, सोशल ताने बाने का सिद्धांत किसने दिया है? रॉबर्ट पार्क ने। समुदाय के विभिन्न घटकों की परस्पर निर्भरता और सहयोग पर बल देता है। तो परस्पर उनके ताने बाने मिलकर हमारा सहयोग करते हैं और उस हिसाब से हम फिर अपना काम करते हैं। किसने दिया है? रॉबर्ट पार्क ने, सोशल फैब्रिक थ्योरी। ठीक है। जीन पियाजे का JP लिगेंड्स ने दिया है संचार और कौशल सिद्धांत। ठीक है। संचार में प्रभावी संचार और आवश्यक कौशलों की भूमिका को इन्होंने बताया है लिगेंड्स ने। और ये बहुत ज़्यादा ही मतलब मानते हैं, इनका ऊपर बढ़ाते हैं ना अभी अपने लिगेंड्स। ठीक है। तो संचार और कौशल सिद्धांत, तो इनमें बात करने की और ये करने की क्या होता है? कौशल भी दोनों होता है, कम्युनिकेशन एंड स्किल थ्योरी। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है फिलिप संस्थागत सिद्धांत, संगठनात्मक संरचना और उनके कार्यों की व्याख्या करी। रहने दो। ठीक है। सामुदायिक गतिशीलता का सिद्धांत, ये भी रहने दो, नहीं आया है ऐसा कुछ भी इसमें। ठीक है। चाहो तो पढ़ लो। सामुदायिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने दिया है? हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है, हर्बर्ट स्पेंसर ने। स्प्लेंडर सोच लो, स्प्लेंडर चलती है ना, तो सामुदायिक गतिशीलता का सिद्धांत स्प्लेंडर, हर्बर्ट स्प्लेंडर। समाज और समुदाय निरंतर बदलती प्रकृति पर बल दिया है। प्रबंधन ग्रिड मॉडल, ये तो क्वेश्चन PYQ का था। ठीक है। तो ग्रिड, माउंटेन पे चढ़ने में हमारे पैरों में क्या होना चाहिए? ग्रिड होना चाहिए। तो प्रबंधन ग्रिड मॉडल किसने दिया है? ब्लैक एंड माउंटेन ने। विभिन्न नेतृत्व शैलियों का वर्गीकरण इन्होंने किया है। वन एंड फैक्ट्स को बनाते हैं, वेट अ मिनट। ओके। सो कहाँ थे हम लोग? परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य भैया जी। हेनरी फेयोल को हम लोग प्रबंधन का पिता बोला है। पीटर ड्रकर को, मैंने बोला ना वापस से रिपीट करूंगी, आप वीडियो देख लो, बहुत काम किए है ना। पीटर ड्रकर को आधुनिक प्रबंधन का जनक बोला है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ठीक है। लूथर गुलिक ने पोस्टकॉर्प मॉडल दिया है। क्या हुआ? एक मिनट। हाँ, मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेटिक थियरी दी है ना, वेबर अपन ने पढ़ लिया। हर्बर्ट सिमोन ने निर्णय लेने की प्रक्रिया, बहुत ध्यान रखना। हर्बर्ट सिमोन ने क्या लिया है? अपन को सही में, इसे याद कर लो आप, सही में सिमोन, निर्णय सही रहना चाहिए। सिमोन, सही में निर्णय लेने की प्रक्रिया। डिसीजन मेकिंग थियरी किसने दिया है भैया? हर्बर्ट सिमोन ने दिया है। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। रॉबर्ट कार्ड्स की बात करें
तो इन्होंने क्या करी है, मैनेजमेंट स्किल पर कार्य किया है। ठीक है, चेस्टर बर्नार्ड ने स्वीकृति के सिद्धांत एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ ऑथोरिटी पर कार्य किया है। ठीक है, इसके अलावा चेस्टर बर्नार्ड ने सर्कुलेटरी इक्विलिब्रियम पे भी बताया था अपने को। ठीक है, उसके बाद जेम्स मुनी एंड एलन, अच्छा ये अलग से लिख लिया मैंने, ने समन्वय कोऑर्डिनेशन को संगठन का प्रमुख तत्व बताया है। कोऑर्डिनेशन की बात आती है, दोनों ने मिलकर किया है। ठीक है, मून ने और एलन ने, एलियन और मूने एलन, जिसको याद है भैया आप याद कर सकते हैं, बाकी मैं रटवा भी रही हूँ ना, तो मुझे इसलिए ऐसा थोड़ा बहुत बनाना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ सिद्धांत मैं आपको ऐसा बताऊंगी कि वो सिद्धांत इन प्रेरणा के सिद्धांतों से कोरिलेट करते हैं, इनसे मिले जुले हैं, इसलिए हमको थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रेरणा के सिद्धांतों को पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि हम इसको समुदाय के सिद्धांतों से कोरिलेट करने वाले हैं। राइट, नहीं समझ में आया, आ जाएगा। सबसे पहले हमारा आता है आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, अब्राहम मैस्लो, भैया मेरे से ले लो आवश्यकता हो तो। ठीक, सबसे पहले हम शारीरिक सुरक्षा की बात करते हैं, फिर शारीरिक आवश्यकता की बात करते हैं, फिर हमको सुरक्षा की आवश्यकता होती है, फिर हम सामाजिक आवश्यकता की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम 3 जो होती है वो निम्न स्तरीय होती है, और फिर जो 2 आवश्यकताएं होती हैं हमारी आदर की आवश्यकता, ठीक है, और लास्ट होती है हमारी आत्म साक्षात्कार या आत्म अनुभूति की आवश्यकता, जो होती है वो 2 आवश्यकताएं उच्च आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है भैया, ठीक है, ये हो गया XY सिद्धांत। XY सिद्धांत ये हालांकि मैं याद करवा चुकी हूँ, हसबर्ग मैक्स ग्रेगर। XY सिद्धांत किसने दिया है, डगलस मैक्स ग्रेगर। डगलस 2 नाम है, डगलस तो X और Y, ठीक है, XY डगलस। ठीक है, तो X सिद्धांत क्या बोलता है, कर्मचारी स्वभाव से आलसी होते हैं, उन्हें नियंत्रित करना आवश्यक होता है। अरे यार नहीं करना, अरे यार नहीं करना, ये इस टाइप का X सिद्धांत। तो ये मैंने किया, ऐसे नहीं हाथ ऊपर करके बोलते हैं, ये मान लो मुंह है, ठीक है, तो ये मैंने किया और मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, समझ में आ गया। इसी से इसको याद रखना XY को। तो X सिद्धांत कर्मचारी स्वभाव से आलसी होते हैं, उन्हें नियंत्रित करना आवश्यक होता है। Y सिद्धांत बोलता है कर्मचारी भैया जी स्वप्रेरित होते हैं और उन्हें अवसर देने पर बेहतर प्रदर्शन करते हैं। आप बोलो तो सही, है ना, मैं करूँ वाला सिद्धांत है ये। तो X थ्योरी और Y थ्योरी किसने दी है, डगलस, है ना, याद रखना, लस में X आ रहा है XY से। ठीक है, उसके बाद 2 फैक्टर थ्योरी दी है हसबर्ग ने। तो 2 फैक्टर हसबर्ग, ये मैंने 2 से याद करवाया था इसको, हसबर्ग। ठीक है, तो 2 फैक्टर थ्योरी, प्रेरक स्वच्छता सिद्धांत भी इनका बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है कि प्रेरक सिद्धांत या स्वच्छता सिद्धांत में कुछ एक आया था, किसने दिया है, तो ये किसने दिया है, हसबर्ग ने। ठीक है, इसमें भी 2 होते हैं, या तो 2 कारक होते हैं, एक प्रेरक कारक होता है और एक स्वच्छता कारक होता है। ठीक है, तो प्रेरक कारक जो होता है ये वो क्या होता है, प्रेरक, आप उसको प्रेरक करो, उन्नति दो, मान्यता दो, जिम्मेदारियां दो। और एक होता है स्वच्छता कारक। ठीक है, स्वच्छता कारक को या तो आप उसकी तनख्वाह बढ़ा दो, उसको अच्छा लगेगा, उसको ऐसी छुट्टियां वगैरह दे दो बेचारे को। ठीक है, तो ये होता है स्वच्छता कारक। ठीक है, आगे समझ में थोड़ा आपको कोरिलेट करो तो स्वच्छता कारक X फैक्टर जैसे ही होता है कि वो व्यक्ति को तुम उस हिसाब से वहाँ पे सुरक्षा दो, सैलरी दो, तो वो वहाँ रह लेगा, उसकी इच्छा नहीं है। पर प्रेरक कारक वो होता है कि भैया उसकी इच्छा है, उसको और वृद्धि चाहिए, है ना, तो वो प्रेरक कारक किसने दिया है, हसबर्ग ने। ठीक है, ब्रूम, विक्टर ब्रूम, आप जीत जाओगे अगर आप अपेक्षा करोगे, जीतना। ठीक है, अपेक्षा सिद्धांत इनका बोलना था, व्यक्ति तभी प्रेरित होता है जब उसे लगे कि प्रयास से अच्छा परिणाम मिलेगा, उसे इनाम मिलेगा। ठीक है, अपन को अपेक्षा होगी, मतलब अपन इसलिए अभी खूब पढ़ रहे हैं अपने काम छोड़ के, ताकि क्योंकि हमें अपेक्षा है कि यार ये हो जाएगा तो हमें कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ये होता है विक्टर ब्रूम, हमारी इच्छा होना, हमारी मोटिवेशन होना है। इसे मोटिवेशन के सिद्धांत है, कैसे मोटिवेट होते हैं हम। ठीक है, जॉन स्टेसी एडम ने बोला था समानता के सिद्धांत कि भैया समान वेतन समान कार्य करोगे तो सब कुछ अच्छा लगेगा, असमान करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसमें इन्होंने सेम यही बात बोली थी, कर्मचारी अपने प्रयास और पुरस्कारों की तुलना अन्य कर्मचारी से करते हैं। यदि असमानता महसूस होती तो प्रेरणा का स्तर भैया जी कम हो जाता है, कि उसको ऐसा मेरे को ऐसा। ठीक है, स्किनर ने दिया था रेनफोर्समेंट थ्योरी, या फिर सुदृढ़ीकरण ना लिखते आप इसको पुनर्बलन सिद्धांत लिख सकते हैं। ठीक है, कि अच्छे कार्य के लिए, पॉजिटिव कार्य के लिए इनाम दो, नेगेटिव कार्य के लिए सैलरी काटो। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया था स्किनर ने। ठीक है, एडविन लॉक ने लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत दिया था। एडविन लॉक, अपने विन जीतना है तो उसको लॉक कर लो, किसको, लक्ष्य को।
स्पष्ट चुनौती और प्राप्त लक्ष्य कर्मचारियों की प्रेरणा को बढ़ाते हैं। आपको पता है, आपका स्पष्ट है कि अपने को यही करना है, कोई ये बताने वाला मिल जाए बस, ठीक है। तो ये हमारा लक्ष्य निर्धारण। परिपक्वता अपरिपक्वता सिद्धांत है, ये किसने दिया था? क्रिस आर्जिरिस ने। किसने? क्रिस आर्जिरिस ने। परिपक्वता अपरिपक्वता, तो जब व्यक्ति परिपक्व हो जाता है तो अधिक स्वायत्ता जिम्मेदारी से और विकास चाहता है, और अपरिपक्व होता है तो वो उन्हीं में उलझा रहता है कि यार छुट्टी मिल जाए, यार 2 अक्टूबर संडे नहीं आ जाए, इस टाइप से, ठीक है। अब वो समझ में आ गया आपको। अब मैं आपको बताती हूँ संगठनात्मक व्यवहार मॉडल, है ना, यहीं पढ़ रहे थे हम, तो हमने मोटिवेशन क्यों पढ़ा? इसीलिए पढ़ा। देखो, निरंकुश मॉडल, निरंकुश मॉडल एज द नेम सजेस्ट, संगठनात्मक व्यवहार मॉडल पढ़ रहे हैं। निरंकुश मॉडल कहता है शक्ति और नियंत्रण पर आधारित कर्मचारी केवल आदेश मानते हैं। ये होता है निरंकुश मॉडल संगठन का, कि आपको संगठन में निरंकुश मॉडल से चलाओ, मतलब आप मतलब नियंत्रण करोगे, डांटोगे, चिल्लाओगे, तभी केवल कर्मचारी आदेश मानेंगे, ठीक है। और ये किसका है? एक्स थ्योरी जैसा है ना, अरे नहीं करना, इसलिए इस पर कठोर नियंत्रण रखा जाता है, ठीक है। तो निरंकुश मॉडल डगलस मैक्सग्रेगर की एक्स थ्योरी से मिलता जुलता है, ठीक है। संरचनात्मक मॉडल, संरचनात्मक मॉडल संतुष्टि सिद्धांत बोल सकते हैं, जो हसबर्ग ने दिया है, ठीक है, कि उसको आर्थिक सुरक्षा सुविधाएं वगैरह दे दो, है ना। हसबर्ग जो हम संतुष्टि मॉडल, जिसको हम बोलते हैं स्वच्छता मॉडल, स्वच्छता हो गया, हाइजीन से समझ नहीं आ रहा क्या? हाइजीन थ्योरी हो गई, स्वच्छता सिद्धांत हो गया, संतुष्टि सिद्धांत हो गया, है ना, ध्यान रखना। तो संतुष्टि सिद्धांत आता है वो हसबर्ग ने दिया है, और उसके अंतर्गत संरक्षणात्मक मॉडल, मतलब उसको आप संरक्षण दे दो, सुरक्षा दे दो, अच्छा पैसा दे दो, इंश्योरेंस दे दो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें समुदाय में होना चाहिए। सहयोगी मॉडल, मानव संबंध सिद्धांत मेयो ने दिया था, नेतृत्व प्रेरणा पर आधारित कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ती है। व्यवस्थागत मॉडल, ठीक है, किसने दिया? क्रिस आर्जिरिस ने। परिपक्वता नवजात सिद्धांत, व्यवस्थागत मॉडल बात करता है टीम वर्क और समानता पर आधारित कर्मचारी स्वप्रेरित होते हैं, ठीक है। तो ये परिपक्व नवजात सिद्धांत की बात होती है इसमें। तो आप इसमें अगर टीम वर्क में अगर समानता होगी तो कर्मचारी स्वप्रेरित होंगे, ठीक है। उसके बाद प्रणाली मॉडल है हमारा लास्ट, किसने दिया है ये? सामाजिक प्रणाली सिद्धांत, कहन ने, कुर्ट्स और कहन ने। समाज को एक गतिशील प्रणाली के रूप में देखता है, नवाचार और लचीलापन बढ़ाता है, ये बोलता है प्रणाली, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रणाली मॉडल क्या बोल रहा है? संगठन एक गतिशील प्रणाली के रूप में होता है ना, उठा लिया प्रणाली को, फिर नवाचार और लचीलापन से बढ़ता है, ठीक है। हो, कैसे प्रेरणा के सिद्धांत संगठनात्मक व्यवहार से संबंधित है, बता दिया भैया, और नहीं बता सकती। अब समुदाय विकास संबंधित कुछ समय सारणी है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। 19वीं शताब्दी में सामाजिक समूह का अध्ययन प्रारंभ हुआ था। चार्ल्स कूले ने समूह शब्द दिया, प्राथमिक समूह की अवधारणा दी, किसने? चार्ल्स कूले ने। 19वीं शताब्दी की बात हो रही। फिर 1895 में सामाजिक परिवर्तन हुए, ठीक है। ग्रेबियल टॉड ने सोशल लॉज का सिद्धांत दिया। तो ग्रेबियल टॉड ने क्या दिया? सोशल लॉज, कि समाज की भी कुछ नीति हो सकती है, ठीक है, नीतियाँ हो सकती है। सामाजिक परिवर्तन 1895 की बात है। 1920 सामुदायिक संगठन की शुरुआत हो गई है, ठीक है। 1920 की भूतनी को देख लिया तो सामुदायिक संगठन बनने शुरू हो गए। अमेरिका और ब्रिटेन में सामाजिक कार्य के लिए सामुदायिक संगठन का विकास होने लगा। कहाँ पे? अमेरिका और ब्रिटेन में। जब हम 1944 की बात करते हैं, इधर ही आ जाते हैं, जब हम 1944 की बात करते हैं तो सामाजिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए कार्य किए गए। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए भोर समिति कब आई? 1944 में। भोर समिति कब आई? 1944 में आई, ठीक है, बनी थी। किसके लिए? स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए। 1952 में आप सभी को पता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया था, है ना, 2 अक्टूबर 1952 को, ठीक है। भारत में 55 सामुदायिक विकास परियोजनाएं शुरू की गई, ठीक है। 57 की बात करते पंचायती राज प्रणाली की आई थी, है ना, किसने? बलवंत राय मेहता कमेटी आई थी 57 में। सबसे पहले 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करी उन्होंने। ये भी तो समूह है ना, एक समूह है जो कि ग्राम स्तर पर कार्य कर रहा है। तो ये सामुदायिक विकास कैसे हुआ था वो बता रही हूँ आपको, ठीक है। 1960 में प्रबंधकीय ग्रिड मॉडल आया था। ग्रिड मॉडल आप देख चुके हो, ब्लैक एंड माउंटेन ने दिया है, ठीक है, 1960 में, ठीक है। उसके बाद 1970 में सामुदायिक भागीदारी की बात हुई थी, है ना, इसका इतना कुछ वो नहीं है। 80 में ग्राम विकास के लिए नई योजनाएं शुरू की गई। 80 के दशक की बात कर रहे, इंदिरा गांधी ने बहुत सारी करी थी, ठीक है। 92 में बात करें तो 73वां संविधान संशोधन, है ना,
73-74 पंचायत और नगर पालिका के लिए हुआ था, वो भी तो सामुदायिक विकास के परिप्रेक्ष्य में ही हुआ है ना। उसके बाद 2000 में हमने बहुत सारी सामुदायिक सशक्तिकरण के लिए अलग अलग गरीबी सशक्तिकरण के लिए योजनाएं लागू करी है ना। दीनदयाल अंत्योदय अन्न योजना हो गई है ना, ये सब योजनाएं। 2005 में फिर हमने मनरेगा हो गया, नरेगा था क्या उस टाइम, तो उस टाइप की योजनाएं, मतलब फिर योजनाएं चली है। 11 में हमने सामुदायिक रेडियो को बढ़ावा दिया, भारत सरकार ने स्थानीय भाषा रेडियो कार्यक्रम को बढ़ावा दिया, जैसे आज आप सुन रहे हो खंडवा खरगोन में, निमाड़ी में चलते हैं, ठीक है। 2020 की बात करें तो डिजिटल इंडिया की शुरुआत होगी सामुदायिक विकास में, डिजिटल शिक्षा, हेल्थ केयर, पंचायत सेवाओं में सुधार, तो ये सब चीज़ें, ठीक है। अब पुस्तकें थोड़ी बहुत देख लेते हैं, चाहे तो आप देख सकते हैं, चाहे तो उसको हटा सकते हैं, बट इसको देखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कुछ बुक्स इसमें आ चुकी हैं। चार्ल्स कुले की तो नहीं आई थी, पर पढ़ लेते हैं। ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, ह्यूमन नेचर, अरे आया था रे, आई थी। ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर किसने दिया है? चार्ल्स कुले ने। ग्रेबियल टार्ट ने दिया है सोशल लॉज। ब्लैक एंड माउंटेन का तो आया ही था, मैनेजमेंट ग्रिड, ठीक है। ब्रायन और कॉर्नेल की भी बुक आई थी, लीडरशिप इन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, ऊपर पढ़ सके हम लोग। जेपी लिगेंड्स, कृषि विस्तार के जनक कहा जाता है जेपी लिगेंड्स को, ठीक है। और एडगर डेल के कोन ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये पूरी बुक्स जो होती है प्रीवियस ईयर में आ चुकी है, वापस से हमने कुछ रिपीट कर लिए ताकि आपको याद रहे, ठीक है। ये और पढ़ लेते हैं हम लोग। समुदाय का अर्थ समान भौगोलिक क्षेत्र और संस्कृति हितों को साझा करने वाले लोगों का समूह है, जो एक ही क्षेत्र में रहते हैं, एक ही संस्कृति मानते हैं और एक ही उनका है कि भैया अपना यही लक्ष्य है। प्राथमिक समूह का सिद्धांत चार्ल्स कुले ने दिया है, बता चुकी हूँ पहले भी, इसीलिए बार बार रिपीट करूँ ताकि वीडियो में याद हो जाए, ठीक है भैया। उसके बाद है नेक्स्ट अपना समुदाय की प्रमुख विशेषता क्या होती है? स्थायित्व होता है, समान हित होता है, सामाजिक संगठन, सामूहिक भावना होती है। समाजशास्त्र में समुदाय की अवधारणा, समाजशास्त्र सोशियोलॉजी में समुदाय की अवधारणा किसने दी है? तो मैक्लेवर और पेज ने दी है। किसने दी? मैक्लेवर और पेज ने, ठीक है। और गेसेलशाफ्ट और गेमाइंसशाफ्ट का सिद्धांत किसने दिया है? फर्डिनेंड टॉनिस ने दिया है। समुदाय के प्रकार होते हैं ग्रामीण, शहरी और आदिवासी समुदाय। समुदाय की संरचना जाति, धर्म, वर्ग, व्यवसाय, भाषा पर आधारित होती है। सामाजिक समूह की परिभाषा किसने दी है? जॉनसन ने। ये क्वेश्चन PYQ का है, लिख लो। सामाजिक समूह का किसने दिया है? जॉनसन ने। प्राथमिक समूह का किसने दिया है? कुली ने। उसके बाद सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा किसने दी है? मैक्स वेबर ने। किसने दी है? मैक्स वेबर ने सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा। इसके पहले इनका सिद्धांत ही है, ठीक है, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, तो सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत भी मैक्स वेबर ही देगा। सामाजिक संगठन का उद्देश्य सामाजिक कल्याण, समावेशी विकास है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। सामुदायिक संगठन का जनक किसको बोला इधर? रोज को, मैरीचेल्ड रोज को, ठीक है। जनक मैरीचेल्ड को माना जाता है। मैरीचेल्ड का नाम ऐसा क्यों लिखा है फिर, ठीक है। और बाकी ये तो आप रहने दो, मेरे हिसाब से मत पढ़ो। सामुदायिक विकास की बात करें तो ये फैक्ट है, बिल्कुल इनको पढ़ लेते हैं। भारत में सामुदायिक विकास कार्य की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को हुई है। इसके अंतर्गत कुल कितनी परियोजनाएं थी? 55 परियोजनाएं थी, ठीक है। सामुदायिक विकास का पहला मॉडल जो है टेनेसी वैली प्रोजेक्ट, ध्यान रखना, सामुदायिक विकास का पहला मॉडल USA में प्रारंभ हुआ था, टेनेसी वैली प्रोजेक्ट नाम था। विकास खंड की अवधारणा सामुदायिक विकास योजना से आई है, ठीक है। विकास खंड जो ब्लॉक्स आते हैं, ठीक है। उसका रूरल एक्सटेंशन का सिद्धांत किसने दिया है? JP लिगेंड्स ने दिया है। पंचायती राज की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय ने करी थी। और 77 में अशोक मेहता कमेटी आई थी। महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज जो है सामुदायिक विकास का आधार बना था भारत में, ठीक है। भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 99 की है। समुदाय विकास की प्रमुख चुनौती गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य समस्याएं हैं। और ठीक है। समुदाय विकास ये हो गया। भागीदारी, ठीक है। जन भागीदारी का अर्थ, ठीक है, जन भागीदारी का अर्थ नीति निर्माण और विकास योजनाओं में लोगों को सक्रिय जन भागीदारी मतलब लोगों का उसमें भागीदार होना, किसमें? नीति निर्माण और विकास योजनाओं में, ठीक है। जन भागीदारी का पहला चरण जागरूकता और शिक्षा है। लोकतंत्र में जन भागीदारी नागरिक अधिकारों कर्तव्य पर आधारित। लोकतंत्र में, लोकतंत्र की बात हो रही है मतलब हम नागरिक अधिकार कर्तव्य पर बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य
सतत विकास में जन भागीदारी भी है, महिला सशक्तिकरण। ये जो चीज़ें बोल रही हूँ ना आपको, आपके जो क्वेश्चन आते हैं ना जिसमें आप थोड़े बहुत कंफ्यूज होते हो, तो उसकी आपकी वो बढ़ाने के लिए है, ठीक है। तो आप चाहो तो उसको स्किप भी कर दो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फालतू के हैं ये इतने नोट्स, तो जन भागीदारी के, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप पढ़ भी लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग का आता है सामुदायिक मोबिलाइजेशन। तो मोबिलाइजेशन क्या क्या होता है, तो उसके अंतर्गत मैंने लिखा हुए हैं कुछ, ताकि आपकी वो बढ़े, क्या बोल सकते हैं यार, सोचने की क्षमता वगैरह बढ़े वगैरह। तो इसको आप पढ़ लो यहाँ पे वीडियो को रोक के, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं अलग से। फिर अन्य तथ्य हैं, तो अन्य तथ्य में मैं केवल आपको कुछ तथ्य बताना चाहूँगी, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत सोरोकिनो वेबर ने दिए थे। फ्रॉयड का सिद्धांत, फ्रॉयड का तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, व्यक्तित्व का सिद्धांत है, जब शिशु पढ़ा रही थी तभी बता दिया था। ब्लूम का करिकुलम मॉडल है, शिक्षा में सुधार में महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, ठीक है। और हाँ, इस जो सतत विकास के जो लक्ष्य हैं वो कितने हैं, 17 है। 17 लक्ष्य मैं आपको याद करवा चुकी हूँ, ठीक है, वीडियो देख लेना। पानी पंचायत मॉडल महाराष्ट्र का प्रसिद्ध सामुदायिक जल संरक्षण मॉडल है, ये क्वेश्चन आ चुका है महाराष्ट्र का, ठीक है। उसके बाद निरक्षरता उन्मूलन योजना, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ये मत पढ़ो, दीनदयाल अंत्योदय छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो एंड होता है। आई होप आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर होगी। बहुत मैंने फैक्चुअल ही पढ़ाया है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन तो इसमें ऐसे आते हैं कि आप पढ़ के उसको सॉल्व कर लो, ठीक है, अगर आपकी थोड़ी स्किल है उस टाइप की, ठीक है। सो अगर वीडियो कुछ अच्छा लगता है या फिर कुछ और आपको लगता है कि इसमें ऐड करना चाहिए, या फिर बुरा भी लगता है तो कुछ बोलो तो सही, कुछ समझ नहीं आता है, आप लोगों का इंस्ट्रक्शन नहीं होता है तो पता नहीं, कुछ समझ ही नहीं आता है, इसलिए मैं बहुत डिमोटिव हो जाती हूँ वीडियो बनाने में, इसलिए कुछ बोल दिया करो, ठीक है। और मेरे हिसाब से इसमें मेरे आपको जो टेबल सारणी वगैरह जो मैं आपको समझाई है उनको पढ़ना भैया अच्छे से, है ना। सो हियर हम ख़त्म करते हैं अपनी वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और कल हम लोग आएंगे पंचायती राज के साथ, ठीक है, क्योंकि बस पंचायती राज बचा है, बाकी तो हमने सब कुछ ख़त्म ही कर दिया लगभग, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।